Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope that you all are doing good and you are all safe and sound at your respective homes. I am Manzoor Ahmed Wani, teacher, HSS Vilgam, and today I am going to teach you a poem, An Elementary School Classroom in a Cell by Stephen Spender. So, dear students, before we will go through the poem, let me give you an introduction of the poem so that it might be easy for you to understand what actually we are going to learn. So, as far as this poem, An Elementary School Classroom in Salem is concerned, it is a poem by Stephen Spender. In this poem, actually poet tries to describe the poor infrastructure in the elementary schools of our rural areas. Through this poem, the poet also tries to highlight the different inequalities, injustice that is prevailing in our society, especially our rural areas, where the children are facing so many difficulties as far as economic conditions are concerned, or the other facilities that they need to achieve their education is concerned. An elementary school in Salem means a primary school where there is very little facility, where there is overcrowdedness, or in other words, I may say you, Salem means an overcrowded place where people are really living in a very poor condition, where there is dirt and dust everywhere. People are socially disorganized. They don't have the luxuries. They are not living as a civilized society because of their poor economic conditions. So this is what actually a poet tries to highlight. इस पोएम में जब हम देखते हैं, पोएट जो है वो असल में हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ है, उन पे वो निशाना साधने की कोशिश करता है. पोएट हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई हमारे इस माशरे में इतनी इनइक्वलिटी है कि खासकर जो हमारे देहाती लोग हैं, जो देहात में रहने वाले लोग हैं, उन बेचारों को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं कि जिस के बिना पे वो उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें. उनके स्कूल जो हैं उनमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है. वहाँ की बस्तियाँ जो होती हैं वहाँ काफ़ी सारी वो कहते हैं ना वो डर्ट एंड डस्ट होती है. बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ विंडोज़ नहीं होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और पुअर्टी और माल नरिशमेंट की वजह से वो बच्चे जो हैं उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती है, जिस वजह से उनकी एजुकेशन जो है वो एकदम बिल्कुल मुतासिर होती है, अफेक्टेड होती है. तो इस पोएम में हमारे जो ये पोइट है स्टीफन स्पेंडर, ये असल में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है कि इनइक्वालिटी की वजह से हमारे जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही बीमार पड़ जाते हैं प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट न मिलने की वजह से, जिससे उनकी एजुकेशन जो होती है वो भी अफेक्टेड होती है. हम तो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं कि हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट होती है, लेकिन जब रियल ग्राउंड्स पे पॉइंट के मुताबिक देखा जाता है तो कई सारी सोसाइटी में ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे लोग अभी भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं और उनसे उनकी तालीम जो है वो मुतासिर होती है. तो बहरहाल हम आते हैं अब इस पॉइंट पे. पोएम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टीफन स्पेंडर के बारे में बताना चाहूँगा. स्टीफन स्पेंडर जो थे, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड ऑल्सो एन एसेइस्ट, and he was a man who that left the college, rather university, before completing the degree, and he that later joined in politics, and he was a very big supporter or big fan of socialism.
सोशलिज्म मीन्स दैट सोशलिज्म और कम्युनिज्म की हम बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी एज पर एज द वेल्थ इज कंसर्न। तो ये एक सोशलिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था और इस वजह से ये सोशलिज्म को प्रमोट करता था। तो इसके बाद जब इसने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया तो ये बिल्कुल एक सोशलिस्ट बन गया और सोशलिज्म को ही इसने उसका प्रचार करने की कोशिश की और करता भी रहा। इसके बाद इसने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ थी उन पर भी उसने बहुत ज़्यादा बात की है। एज ए सोशल वर्कर भी इसने काम किया है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में बताई हैं। इंग्लिश पॉइंट था। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो बिफोर वी विल स्टार्ट, the poet actually tries to tell us, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? Have you ever seen an elementary or a primary school that is in slum? How does it look like? It means that the poet has once visited in an area, in a rural area, where he has seen an elementary school that was in a very poor condition. Slum means very poor condition, where there was overcrowded, that students reading in the class, where there was, not a proper infrastructure for them. They were so poor, they were, malnourished. They were not having the proper balanced diet, because due to that, they were not able to read and write properly. तो इनकी गुर्बत की वजह से उनको, उन बेचारों के अंदर कई सारी ऐसी परेशानियां थी जिससे उनकी सेहत जो थी वो मुतासिर हो चुकी थी। ना बदन पे कपड़े थे या बाकी फैसिलिटी जो उनको होनी चाहिए थी वो बिल्कुल उनमें अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पोएट यही कहना चाहता है कि जब मैं उस स्कूल में गया, उस एलिमेंट्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल में गया, वहां मैंने क्या देखा वो अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, far from gusty waves, these children's faces. जब यहाँ पे पोएट ने यूज किया है far, far from gusty waves. Gusty waves जो हैं ये हम कहते हैं ना strong waves जो होती है, strong waves और strong breeze हम कहते हैं, इसको कहते हैं gusty waves. Gusty waves means strong breeze. लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज है तो इसमें कई सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो हम लेटर बाद में हम इसको वी विल डिस्कस देम लेटर। तो इस हिसाब से पोएट ने यूज किया है गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स तो का मीनिंग जब हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज, लेकिन यहाँ पे पोएट कन्वे करना चाहता है कि एनर्जी। यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब है दे वर नॉट so energetic. It means that when we read far, far from gusty waves, these children's faces. So poet tries to tell us, when I saw the children who are living, that in this slum primary school, they were so weak. They were so weak and sick. They were looking like sick. They were not having any kind of energy. So they were, looking like just we can say that paleness. There was paleness in their faces. इनके चेहरों पे जर्दगी थी, इनके चेहरों में वो दूर दूर से वो बीमार दिखते थे जब मैंने उनको देखा। इस वजह से पोएट ने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पहली लाइन, फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन्स फेसेस। इन बच्चों के जो वो चेहरे थे वो बिल्कुल इतने वीक थे, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से इनमें वो स्ट्रेंथ मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहीं पे इनमें वो एनर्जी नहीं देखी जो मैं देखना चाहता था। जो ओवरऑल हम देखते हैं जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, हमारे शहरों में जो हमारे बच्चे होते हैं, जो उन प्रॉपरली गुज़ा उनको मिलती है तो वो बिल्कुल एनर्जेटिक दिखते हैं। लेकिन जब मैं इस प्राइमरी स्कूल में गया, दैट वाज इन अ वेरी पुअर कंडीशन, वहां मैंने जब बच्चों को देखा उनमें मैंने बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं देखी। वो तो बेचारे भूख से निढाल थे। अब वो पढ़ते क्या, तो ये तो शायद ये पोएट यही कहना चाहता है कि दे वर नॉट दैट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ डाइट, सो दे शुड हैव इजीली दैट रीड एंड राइट like the other children that are living in a very rich places or in very rich homes. तो इनमें वो गुर्बत की वजह से वो पढ़ने के बिल्कुल काबिल ही नहीं थे। Like rootless weeds, the here thorn round their pallor. इसके अलावा शायद कहता है like rootless weeds. तो weed जो है ना, weed हम कहते हैं ना, weed हम कहते हैं unwanted grass को, यानी कि वो घास या वो पौधे unwanted जो हम नहीं चाहते हैं, that don't have the value, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, उनको हम बोलते हैं वीड्स। तो शायद यहाँ पे हम बच्चों को वीड्स के साथ इसलिए कंपेयर करने की कोशिश करता है कि जब वो ये कहता है कि लाइक रूटलेस वीड्स द हियर थॉर्न राउंड देयर पैलर, कि वो तो बिल्कुल जिस तरह एक वीड जो होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो वो बिल्कुल वैल्यूलेस होता है। तो शायद कहता है कि ये बच्चे जो थे दे वर लुकिंग लाइक वीड्स, सो इट मीन्स दैट द अथॉरिटीज or the the government, they were not sincere towards them. They don't have any
इंटरेस्ट एज फार एज दियर प्रॉब्लम्स वर कंसर्न। वो जो हुकूमत थी वक्त की, उनको तो लगता था ये बच्चे जो है दे आर लुकिंग लाइक दे आर जस्ट एज वीड्स, क्योंकि जिस तरह वीड एक बेकार सी चीज होती है, इसी तरह उन बच्चों को भी वो बेकार समझते थे। अगर बेकार नहीं समझते थे तो फिर गवर्नमेंट ने कई सारे इकदाम किए हुए होते, इन बच्चों को प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया होता, उनको उनको यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाती, ताकि वो भी आराम के साथ खुशी के साथ स्कूल में जाके कंफर्टेबली तालीम हासिल करते। लेकिन शहर के मुताबिक जब इनको इतना नेग्लेक्टेड वेरी बैडली, तो तब शायर ने ये वर्ड यूज किया है वीड। तो तब शायर कहता है कि रूटलेस वीड्स, और वो भी एक तो वीड, वो भी रूटलेस। जब एक घास होती है ना, भले ही वो किसी बैरन लैंड की हो, भले ही वो अनवांटेड हो, जब उसके रूट्स ही ना हो तो वो खुद ब खुद लड़खड़ाएगी, वो तो सूख जाएगी ना, कि जो कि जब उसके रूट्स ही नहीं हो। इसी तरह ये बच्चे जो है ना, ये इतने बिल्कुल मतलब गरीब थे, गरीब घरों से आए थे, ये इतने कमजोर थे सेहत के एतबार से कि लगता था कि ये तो चलने के काबिल नहीं है। तो इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये तालीम हासिल करें, ये तो शायद कहता है कि दैट वाज टोटली इम्पॉसिबल, डेड इम्पॉसिबल, क्योंकि इन बेचारों के पास कोई फैसिलिटी ही नहीं थी, इनको कोई चीज वहां पे अवेलेबल ही नहीं थी। इसलिए शायद ने यहाँ पे रूटलेस वीड्स का वर्ड यूज किया है, फ्रेज यूज किया है। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर कहते हैं ना कि पेल, जब आपका चेहरा जो है इट लुक्स लाइक कंप्लीटली सिक। जब इंसान बीमार होता है तो उसके चेहरे से साफ दूर से दिखता है कि ये बंदा जो है या ये बच्चा जो है ये तो बीमार दिखता है। तो इसके चेहरे पे वो चमक, वो शाइनेस, वो शाइन नहीं होती है ना, वो बिल्कुल एकदम क्या लगता है कि एक बीमार की तरह दिखता है। तो यहाँ पे भी शायर ने यही कहा है कि उनके चेहरे जो थे दे वर लुकिंग लाइक एज पैलर, सो वो बिल्कुल पेलनेस उनके अंदर थी, गुर्बत की वजह से, प्रॉपर फूड न मिलने की वजह से। और जो इनके चेहरों पे वो बाल थे, लंबे लंबे बाल थे, वो बिखरे हुए थे, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो डटी से दिखते थे, मतलब अनवॉश्ड हेयर दिखते थे, और वो बिल्कुल वहां से लटक रहे थे इनके चेहरे पे। और कैसे चेहरे पे, जो बिल्कुल जरद रंग का था, इस वजह से, गुर्बत की वजह से और कमजोरी की वजह से दे वर सो वीक। तो ये शायर हमें समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक दो, मैं यहाँ पे आपको एक बात भी, वीड जो है अनवांटेड ग्रास को कहेंगे या अनवांटेड प्लांट को कहेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे पैलर की बात करेंगे, PALL, पैलर जो है, ये पैलर का मतलब होता है पेलनेस, यानी जब इंसान के किसी इंसान, एक खासकर पैलर वर्ड जो है, इट हैज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इट इज यूज्ड फॉर द फेस। जब आपने किसी के चेहरे को बयां करना है तो आप वर्ड पैलर यूज करते हो। जब आप देखोगे कि इसका चेहरा जो है वो बिल्कुल कमजोर है, वो बिल्कुल जर्द लगता है, किस वजह से, भूख की वजह से, बीमारी की वजह से, या कमजोरी की वजह से। तो अब now we are going to read the third line. The tall girl with her weighed down head. इसके बाद शायर एक एक करके now he is trying to that address the different students that he saw in the class. जो बच्चे अब उसने उस क्लास में देखे, अब शायर उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। पहले शायर एक लड़की की बात करता है, एक लंबी लड़की, टॉल गर्ल है ना, वेरी टॉल हेड, उसका जो सर था वो बिल्कुल नीचे की तरफ था, बिल्कुल वो नॉडिंग, दैट उसका सर जो था ना वो बिल्कुल डाउन था। तो उस लड़की को शायर अब डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि मैंने वहां पे क्लास में एक लड़की देखी, जिसका जो लंबी लड़की थी हाइट के एतबार से, लेकिन उसका सर जो था वो बिल्कुल डाउन था। उसके बाद शायर क्या कहना चाहता है वो हम पढ़ते हैं, द पेपर सीमिंग बॉय। फिर मैंने एक बच्चे को देखा, वो बिल्कुल एक पेपर की तरह दिखता था। इट मीन्स दैट कि उसके अंदर वो बिल्कुल डाइट ना होने की वजह से वो एक कागज जैसा पतला दिखता था, वो बहुत ज्यादा वीक दिखता था। तो दो लड़कों को, एक लड़का और एक लड़की की बात अभी तक शायर ने की है। एक लड़की कदम काठी में लंबी थी, लेकिन उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल क्या था, डाउन था। क्यों डाउन था? एक तो वो बेचारी भूखी थी, दूसरी ये थी कि वो बिल्कुल मतलब शी वाज ए होपलेस गर्ल, उसके अंदर अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि परेशान थी। फिर एक लड़के को देखा, जस्ट सीमिंग लाइक ए पेपर, क्योंकि गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से वो बिल्कुल एक पेपर की तरह बिल्कुल वो पतला सा हो गया था, इसको बेचारे को कोई नर्समेंट नहीं मिल रहा था। इसके बाद शायर ने और क्या देखा, विथ रैट्स आइज, और ये बच्चा जो था ना who was looking like a पेपर, रैट्स आइज, इसको वो इसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल एक जस्ट लाइक द आइज ऑफ अ रैट। तो यहाँ पे शायर ने रैट्स आइज यूज इसलिए किया है कि ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर फूड, यू नो दैट ही वाज सो हंग्री, वो इतना भूखा था, वो बिल्कुल इसकी आंखें जो थी वो बेताब थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो वो बेचारा खा लेता, लेकिन वो तो अवेलेबल ही वहां पर नहीं था। तो ये मंजरकशी की है असल में शायर ने कि एक गुर्बत जो होती है ये इतनी खतरनाक चीज होती है कि ये इसको शायर ने ही हैज नो ट्राई टू डिस्क्राइब
how that poor children look like. No, what kind of what an evil thing poverty, what a terrible thing this poverty is. ये जो गुर्बत है ये कितनी खतरनाक चीज है, कैसे इंसान के अरमानों का ये गला घोंट देती है। तो वो बिल्कुल इन बच्चों से के जरिए से शायर वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। Of twisted bone, the standard unlucky year of twisted bones, reciting a father's normal disease. उसके बाद शायर कहता है कि इसके अलावा मैंने एक और बच्चा देखा। स्टैंडर्ड मीन्स उसकी ग्रोथ ही स्टॉप हो गई थी। एक बच्चा मैंने देखा, स्टैंडर्ड मीन्स स्टॉप। एक बच्चा और मैंने देखा, वो बिल्कुल जैसा था वैसा ही दिखता था, क्योंकि उसके अंदर वो ग्रोथ जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसमें कोई ग्रोथ ही अब नहीं रही थी, भूख की वजह से, फूड अवेलेबल ना होने की वजह से। और इसके अंदर फिर शायद ने और क्या देखा, एक तो ये चीज थी, दूसरी बात उसने ये देखी कि इतना बेचारा वो भूख से निढाल था। ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उस ईयर का मतलब यहाँ पे है वरासत में कोई चीज मिलना। तो इस बेचारे को वरासत में क्या मिला था, of twisted bones reciting a father's normal disease। असल में उसका फादर जो था वो बेचारा बीमार था, वो हैंडीकेपर था। अब ये बच्चा जब इसका जन्म हुआ था, इसको भी वही फादर की डिजीज लग गई थी और इसकी ग्रोथ जो थी वो एकदम स्टॉप हो गई थी। वो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो एक लाश की तरह दिखता था। तो ये शायद यहाँ पे कहना चाहता था कि मैंने 2-3 बच्चों को जब देखा, एक लड़की को देखा जो बिल्कुल लंबे कद काट की थी लेकिन परेशान थी, भूखी थी, उसका चेहरा डाउन था। फिर मैंने एक लड़के को देखा, इतना पतला सा, गुर्बत की वजह से, बैलेंस्ड डाइट न मिलने की वजह से एकदम वो बेचारा परेशान था, वो बिल्कुल पतला दिखता था। एक और लड़का मैंने देखा जो बिल्कुल हैंडीकेपर था, उसकी ग्रोथ जो थी वो एकदम स्टॉप हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। किस वजह से? क्योंकि उस बेचारे को हैंडीकेपर हो गया था, वो उसको बीमारी लग गई थी, हड्डियों की बीमारी, यानी कि उसकी हड्डियां वो जो थी वो सुकड़ गई थी। तो असल में उसका बाप जो था वो भी बीमार था, तो इस वजह से इस बेचारे को भी ये बीमारी जो थी वो ट्रांसफर हो गई थी। तो इसका यहाँ पे शायर ये कहना चाहता है कि जब माँ बाप हेल्दी नहीं हो तो हाउ कैन दे प्रोड्यूस ए हेल्दी बेबी। तो इसलिए यहाँ पे शायर इस सोसाइटी के जो हमारे इवल्स हैं हमारे समाज में, इनको शायद यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करता है। तो कैसे हमारे रिमोट एरियाज के लोग जो हैं वो कितना सफ़र करते हैं गुर्बत की वजह से, और उन बेचारों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हिज लेसन फ्रॉम द डिस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास। और ये बच्चा जो था वो पढ़ने की कोशिश करता था, मगर किस क्लास से? डिम क्लास। एक ऐसी क्लास थी वहां पे जहां बिल्कुल रोशनी नहीं थी। वो कोशिश कर रहा था एक लेसन पढ़ने की, लेकिन वहां पे वो क्लास भी इतना, एक तो गुर्बत, दूसरी जो वो स्कूल जो था जहां पर वो बेचारे पढ़ने की कोशिश करते थे, वहां भी लाइट तक का भी अरेंजमेंट नहीं था। बहुत ही यानी ऐसी लाइट थी कि ना होने के बराबर। उसमें वही कमजोर बच्चे, वही बीमार बच्चे जो थे उनको पढ़ाया जा रहा था, वो पढ़ रहे थे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। और इसके बाद शायद कहता है कि मैंने इस दौरान, इन तीनों के बाद मैंने एक बच्चा देखा जो बिल्कुल खूबसूरत दिखता था, जवान दिखता था, लेकिन साथ साथ वो पढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन उस बेचारे को कोई, देयर वाज नो वन हु कुड हैव नोट्स हिम। उस बेचारे को कोई नोट्स ही नहीं करता था, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। बहुत खूबसूरत बच्चा था और बहुत ही यंग लग रहा था, वो पढ़ने की कोशिश करता था। उसके अंदर एक झिझक थी, उसके अंदर एक वलवला था, एक जज्बा था पढ़ने की, लेकिन वो कोई इनकरेज करने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई इसको नोट्स करने वाला नहीं था। इसके बाद हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ केयरलेस गेम इन 3 रूम्स अदर देन दिस। असल में जब इस बच्चे को भी शायद देखने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि ये बच्चा जो था ये भी ख्यालों में गुम था। किन ख्यालों में? पढ़ने के अलावा, पढ़ने से तो इसको इतना ध्यान नहीं था, लेकिन ये ज्यादातर क्या पढ़ने की कोशिश करता था? ये असल में ख्यालों में गुम था, ख्वाब देख रहा था। क्या ख्वाब? वो होती है ना, वो जैसे वो स्कैरल्स होती हैं, गिलहरियां जो होती हैं, वो दरख्त पे, एक दरख्त से चढ़ती हैं, दूसरे से उतरती हैं, वो एक तरह का खेल, उसी तरह का एक खेल बच्चे खेलते हैं। ये बच्चा जो था ये उस खेल के मुतालिक सोचने की कोशिश करता था, इसी खेल के मुतालिक वो सोच रहा था कि मैं भी वो खेलूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि गुर्बत की वजह से इसके गुर्बत ने इसके अरमानों का गला घोंट लिया था। तो ये कई सारी मैसेजेस हम इस पोएम में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो शायर हाईलाइट करने की कोशिश करता है, हमें ये कन्वे करना चाहता है कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस we are doing with our poor people. We always that didn't recognize, didn't that address their problems. That is why in our rural areas people, poor people, they are not able to provide good education to their children. So my dear students,
Now we are going to conclude this poem. Tomorrow we will read the next part of the poem. Until then, it is goodbye. Allah Hafiz. Take care. Thank you.